नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वंशानुक्रम के नियम, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा वंशानुक्रम से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ नियम दिए गए हैं और उन्होंने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ डिफरेंट टाइप के नियम दिए हैं। हो सकता है कि कुछ नियम किसी और नियम से मैच ना करें, पर जो मुख्य नियम है वो टोटल हम 8 मुख्य नियम मान सकते हैं जो कि वंशानुक्रम को प्रभावित भी करते हैं और उनका बच्चों के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो जो पहला नियम हम देखते हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो है समानता का नियम, द लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता का नियम क्या कहता है कि एक विशेष प्रकार की प्रजाति से उसी प्रजाति के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो जन्म लेते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मनुष्य से मनुष्य का जन्म होगा, ठीक है, हाथी से हाथी का जन्म होगा, हाथी का बच्चा होगा, शेर से शेर का बच्चा बनेगा, आम का पेड़ है तो उससे आम का पेड़ निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि समानता जो है एक प्रजाति से उसी प्रकार की प्रजाति के जो सदस्य हैं वो उत्पन्न होते हैं। ये नियम के बाद जो दूसरा नियम है वो है इससे विपरीत विभिन्नता का नियम। ओके, द लॉ ऑफ वेरिएशन। अब द लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि भाई ये बात तो सही है कि भाई मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है या हाथी से हाथी का जन्म होता है, लेकिन 100% आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में अपने पेरेंट्स की तुलना में। इसका मतलब मनुष्य से मनुष्य का जन्म तो हुआ है लेकिन वो अपने पेरेंट्स का 100% आइडेंटिकल नहीं होगा। चाहे तो हम बात कर लें दो जुड़वा बच्चे भी अगर हैं तो वो भी 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे। हो सकता है उनका स्वभाव डिफरेंट हो, उनका थोड़ा सा उनके बुद्धि या फिर कुछ ना कुछ उनके हाथ की रेखाएं अलग होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन या विभिन्नताएं जरूर पाई जाएंगी। तो पहला नियम समानता का नियम और दूसरा नियम वेरिएशन या विभिन्नता का नियम। तीसरा नियम है परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है? इसे परावर्तन का नियम ये कहता है कि कई बार माता पिता अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। यानी ये जो सिद्धांत है ये थोड़ी सी अलग बात कहता है। जनरली हम ये देखते हैं कि बुद्धिमान जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, या फिर एक विशेष स्वभाव वाला या विशेष व्यवसाय को करने वाले जो पेरेंट्स हैं या फिर एक वंश चला रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे भी वही करते हैं, जनरली ये देखा जाता है। लेकिन परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि पेरेंट्स के विपरीत गुणों का बच्चे में आना, ये है परावर्तन का नियम। इसके बाद हम देखते हैं जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ जर्मप्लाज्म। अब ये जो है वीजमैन के द्वारा दिया गया था और वीजमैन ने क्या कहा था कि सभी जीवित कोशिकाओं में जर्मप्लाज्म पाया जाता है और ये जो जर्मप्लाज्म है वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता जाता है। वीजमैन ने एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है। उन्होंने चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, हर जनरेशन में चूहों की पूंछ काटते गए, फिर अगली जनरेशन में देखा चूहों की पूंछ थी, नेक्स्ट जनरेशन की भी पूंछ काटी। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी जनरेशन तक सेम प्रोसेस किया और उन्होंने देखा कि भाई हर जनरेशन में अगर पूंछ काटी जा रही है, भाई पूंछ का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन तो भी नेक्स्ट जनरेशन में चूहों की पूंछ आ रही है। तो इस आधार पर वीजमैन ने एक बहुत ही बढ़िया एक नियम दिया था जिसे कहा जाता है उपार्जित गुणों का असंचरण। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। कुछ वैज्ञानिक, जैसे कि हम बात करते हैं लेमार्क की, लेमार्क ने एक और सिद्धांत दिया जिसे कहा गया है उपार्जित अंगों का संचरण। उपार्जित अंगों का संचरण का मतलब, अपने एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो कि हम पुरानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देखिए समय के साथ जैसे जैसे जिराफ जो थे वो पहले गधे के समान होते थे, मतलब ज़्यादा उनकी गर्दन लंबी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की जो वेजिटेशन थी, नीचे के जो पेड़ पौधे थे वो कम होते चले गए और ऊंचे पेड़ों को खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जिराफ जो है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होने लगा, उनकी जो गर्दन है वो लंबी होने लगी। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के जो चेंजेस आए जिराफ की हाइट कम से लेकर उसकी गर्दन के बढ़ने तक का, इसका मतलब ये जो चेंजेस थे वो जर्मप्लाज्म में है और ये फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते गए। तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि उपार्जित लक्षण जो एक्वायर्ड किए गए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन को सही मानते हैं और कुछ इससे असहमत थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड वो दी है मेंडल ने। ओके, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने अपने सारे जो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने मटर के पौधे पे किए। उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने लंबे मटर के पौधे लिए, उन्होंने बोने मटर के पौधे लिए और उनमें क्रॉसिंग करवाया, सेल्फिंग भी करवाया और अलग अलग आधार पर उन्होंने अपने 3 मुख्य नियम दिए। ठीक है, तो मेंडल को जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, ग्रीगर जॉन मेंडल। और उन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जो है वो कहलाता है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, अगर एक ही जीन के 2 एलील हैं और वो दोनों एलील में से एक जो होगा वो प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा, और अगर वो दोनों एलील साथ में हैं तो प्रभावी वाला जो जीन है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को हाइड नहीं करेगा, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करेगा और इतना एक्सप्रेस करता है कि जो अप्रभावी भाग होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को हिडन कर लेता है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम मुख्य रूप से मेंडल के द्वारा दिए गए। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक मेंडल जिंदे थे उन्हें उनकी इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार से सम्मानित नहीं किया गया। उनके इन कार्यों के लिए किसी ने, हर जने ने उनको इग्नोर किया। उनकी डेथ के कई सालों बाद 3 साइंटिस्ट थे, उनमें से एक ह्यूगो ड्रीवीज और शेरमार्क, और उन साइंटिस्ट ने सेम प्रोसेस किया और उनकी डेथ के कई सालों बाद ये पता चला कि मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट सही थे और उनकी मौत के बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। तो ये एक और थ्योरी जो कि मेंडल के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा गाल्टन का जीव सांख्यिकी, गाल्टन जो है उन्होंने जीव सांख्यिकी थ्योरी दी और उसका ये मानना था कि बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं या जो गुण आते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसके माता पिता से ही आए, हो सकता है कि वो उसके माता पिता के भी माता पिता या उनके भी माता पिता यानी पूर्वजों से आ सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है और उसके माता पिता इतने तेज नहीं है तो ये जो गुण है हो सकता है कि उनके पूर्वजों में से आया हो। तो ये गाल्टन का जैव सांख्यिकी सिद्धांत होगा। इसी के अलावा डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया है, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि समय के साथ जो हमारा वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हर एक जीव जो है अपने बॉडी में धीरे धीरे सर्टेन कुछ चेंजेस करता रहता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना चाहता है। तो वो अनुकूलन के लिए, एडेप्टेशन के लिए जो चेंजेस होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, इनहेरिटेंस के प्रोसेस या इनहेरिट हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो उन्होंने, डार्विन ने एक जो फिटेस्ट की जो थ्योरी दी है कि जो फिटेस्ट है वो ही सरवाइव करेगा, योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में भी उन्होंने बताया है। और ये चीज धीरे धीरे क्या होती है, वंशानुक्रम को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से कुछ नियम जो वंशानुक्रम से संबंधित थे। अब क्या ये वंशानुक्रम बालकों के विकास को प्रभावित करता है? तो हाँ, ये बिल्कुल प्रभावित करता है। बॉडी स्ट्रक्चर को ये प्रभावित करेगा। हम एक वंश के आधार पर बच्चे की लंबाई, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये चीज़ें सारी डिपेंड करेंगी। बच्चे का व्यावसायिक कौशल भी इस पर निर्भर करता है। सामाजिक स्थिति कह लें, बच्चे का व्यक्तित्व कह लें, बच्चे की बुद्धि कह लें, बच्चे का स्वभाव कह लें, ये सभी कहीं ना कहीं वंश परंपरा पर आधारित होते हैं या इन सभी का वंश परंपरा पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इससे संबंधित कुछ प्रयोग भी किए गए हैं, जैसे कि केलिकाक, जो कि केलिकाक और एक जूक, ठीक है, इन 2 पर प्रयोग किए गए। जूक पर पूरी जो प्रयोग है वो डगडेल ने किया, जो कि एक मछुआरा था। और उस मछुआरा जो था हम कह सकते हैं कि एक चरित्रहीन मछुआरा था। उसकी शादी भी चरित्रहीन औरत से हुई और उनसे लगभग 1600 वंशज जो थे वो पैदा हुआ, जिनमें से अधिकतर जो थे वो या तो किसी अपराधी किस्म के या चरित्रहीन ही हुए। तो इससे ये पता चला कि जो ये व्यक्तित्व है या बच्चों में जो किस प्रकार की बुद्धि है या बच्चों का स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं वंश परंपरा से प्रभावित होता है।
तो आज की क्लास में हमने वंशानुक्रम के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में और उससे संबंधित कौन कौन से नियम दिए गए हैं पर अध्ययन किया। अगला जो टॉपिक है वातावरण, जिसमें हम वातावरण को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।